गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम दूसरा निबंध एक फूल की आत्मकथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले तो हम आत्मकथा कैसे लिखी जाती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। हमें जिसकी भी आत्मकथा लिखनी हो, चाहे मनुष्य है, चाहे कोई चीज़ वस्तु है, चाहे कोई प्राणी हो या पक्षी, तो हमें खुद यह बन जाना है और हम जैसे कहते हैं वैसे ही लिखना है। कि अगर हमें किसी छाते की आत्मकथा लिखनी है तो हमें खुद छाता बनना पड़ेगा और अपनी कहानी अपने मुख से रजू करनी है। कि कहनी है कि जन्म से लेके मृत्यु के अंत तक आत्मकथा में कभी भी अपनी मृत्यु नहीं दर्शानी है। क्यों? तो मृत व्यक्ति कैसे अपनी आत्मकथा कह सकता है? इसीलिए आत्मकथा लिखते वक्त मृत्यु के अंत में इसका क्या हाल है, क्या स्थिति है, वही हमें दर्शानी है। तो उसका अंत में वो कैसे जी रहा है, यही दर्शाना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक फूल की आत्मकथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके जो रूपरेखा दी गई है उसमें पहला है जन्म और बचपन, दूसरा है सुगंध और सुंदरता का जादू। फूल है तो उसकी सुगंध कैसी है, उसकी सुंदरता कैसी है और उसकी सुंदरता से उसने किन किन पर अपना जादू फैलाया है, इसके बारे में लिखना है। भगवान के सिर पर, के फूल हमेशा भगवान के सिर पर ही चढ़ते हैं या तो किसी मृतक व्यक्ति के शरीर पर। वर्तमान दशा कि अब उसकी क्या दशा है, स्थिति है, अभी वर्तमान में उसकी हालत कैसी है, यह दर्शाना है। और अंत में उसकी अंतिम इच्छा क्या है, वह दर्शाना है। तो यहाँ पर हमने एक फूल की आत्मकथा लिखनी है। तो हमने फूल लिया है गुलाब का, कि मैं गुलाब का फूल हूँ। मेरा जन्म जीजाबाद माता उद्यान में एक पौधे पर हुआ था। तो उसका जन्म कहाँ हुआ है, वह दर्शाना है। कि जीजा माता उद्यान, उद्यान यानी बाग, उपवन, और पौधा यानी छोटा सा पेड़, छोड़, गुजराती में कहते हैं छोड़। वहाँ अन्य पौधों पर मेरे और भी अनेक साथी थे। कि गुलाब का उद्यान था और वहाँ कई पौधे थे और उन पौधों पर उनके अनेक साथी थे यानी मित्र थे। सबका अपना अपना रूप रंग था, कि सबकी अपनी अपनी सुंदरता थी, रंग रूप थे। कोई लाल रंग का था, तो कोई गुलाबी रंग का था, तो कोई रानी रंग का था। सब अलग अलग रूप रंग वाले थे। सबकी अपनी अपनी सुंदरता, कि अपनी अपनी सब फूलों की सुंदरता थी। पहले तो मैं बहुत छोटा था, कि जन्म के वक्त हर व्यक्ति छोटा होता है, तो फूल भी एकदम छोटा था। उस समय लोग मुझे कली कहते हैं। कली यानी फूल का छोटा सा भाग। बड़ा होने पर लोग मुझे फूल कहने लगे। जब बड़ा हो गया तो फूल कहने लगे। मैं अपनी माँ की गोद में हवा के झोंकों के साथ झूमता रहता था। कि फूल हमेशा पौधों पर हवा की जैसी लहरें आती रहती है, उसी तरह वह हवा के झोंकों के साथ झूमता रहता था, यानी कि लहराता रहता था। कितनी आनंद भरी थी उस समय की वह प्यार भरी दुनिया।
कि वह कहता है कि तब मेरी दुनिया कितनी खुशी भरी थी, कितना आनंद था उसके मन में, और वो समय भी कितना प्यारा था कि प्यार भरी दुनिया थी। जब मैं फूल बना तो मेरे रंग रूप की शान निराली हो गई। शान यानी प्रतिभा कि निराली सबसे अलग हो गई। जो भी मुझे देखता बस देखता ही रह जाता, कि जो भी मुझ पर नज़र डालता वह मुझे देखता ही रह जाता। इतनी सुंदरता मेरी थी। मेरी सुगंध और सुंदरता लोगों पर जादू जैसा असर करती थी कि अक्सर विद्यार्थी मित्रों, आप बाग उपवन में तो गए होंगे, या अपने घर भी पेड़ पौधे लगाते हैं, तो आपने देखा है कि फूलों की सुगंध सुबह होती है तो जहाँ भी फूल खिले होते हैं वहाँ का वातावरण एकदम सुगंधित हो जाता है। और फूलों को देखकर, उसकी सुंदरता देखकर हम उससे मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और हमारा मन उसे चूमने के लिए बढ़ जाता है कि हम उसके कब उसे ले लूँ, ऐसा हमें लगता है। मधु के लोभी भंवरे मुझ पर मंडराते रहते थे कि भंवरे यानी भंवरा क्या करता है तो फूल पर रस चूसने के लिए, या रस यानी मधु यानी फूल का रस, वो चूसने के लिए वह उस पर मंडराते रहते थे, आते जाते रहते थे। तितलियाँ भी मेरे आसपास ही रहना चाहती थी। कि विद्यार्थी मित्रों, आपने उपवन में देखा होगा कि वहाँ तितली और भंवरे आसपास हमें मंडराते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वह फूलों का रस चूसते हैं। सचमुच मेरे जीवन का वह सुनहरा समय था। कि फूल क्या कहता है कि वह मेरे जीवन का सचमुच सबसे अच्छा समय था। मगर क्या हुआ कि फूल हमेशा तो खिले रहते नहीं हैं, और सब फूलों को देखकर माली भी उसे बेचने के लिए उसे बाज़ार में ले जाते हैं, और फूलों से भी कुछ लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मगर परिवर्तन जीवन का नियम है कि फूल के जीवन में भी एक भारी परिवर्तन हुआ, कि मेरे जीवन में भी भारी परिवर्तन हुआ। एक दिन सुबह माली बगीचे में आया। कि एक दिन सुबह में क्या हुआ तो माली बगीचे में आया। उसने बहुत निर्दयता से मुझे मेरी माँ की कोख से अलग कर दिया। कि उसने क्या किया कि उसने उसको उसकी माँ की गोद से अलग कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। उसने मुझे तोड़कर अपनी टोकरी में डाल दिया। कि माली का तो काम क्या है, फूल तोड़ना और बाज़ार में ले जाकर बेचना। तो उसने तो मुझे तोड़ दिया और टोकरी में डाल दिया। इसी प्रकार और भी कई फूल तोड़कर उसने टोकरी में डाले। कि इस तरह उसने कई फूलों को तोड़कर इस टोकरी में डाल दिए। इसके बाद माली अन्य फूलों के साथ मुझे बाज़ार में ले गया। कि माली सब फूलों के साथ उन्हें भी टोकरी में भरकर बाज़ार में ले गया। वहाँ एक आदमी ने मुझे खरीद लिया। कि एक आदमी आया और उसने उसे खरीद लिया, कि ले लिया। कि वह मंदिर के पास ही मंदिर जा रहा था, तो मंदिर में वह भगवान की पूजा करने के लिए जाने वाला था, तो उसे लेकर वह मंदिर में गया। कि आदमी ने क्या किया, वह मंदिर में गया और भगवान की पूजा कर उसने मुझे भगवान की मूर्ति पर चढ़ा दिया। कि अक्सर हम भगवान
के मंदिर जाते हैं तो फूल ले जाते हैं और भगवान की मूर्ति पर हम यह फूल रख देते हैं। भगवान के मस्तक पर पहुंचकर मैं फूला नहीं समाया कि फूल की खुशी का ठिकाना न रहा। फूला नहीं समाना यानी कि खुशी का ठिकाना न रहा। बहुत ही प्रसन्न होना कि भगवान के मस्तक यानी सिर पर पहुंचकर फूल को बहुत खुशी हुई कि आज उसका सबसे अच्छा दिन था कि उसे भगवान की मूर्ति पर चढ़ने का सौभाग्य मिला। पर हाय रे किस्मत, लेकिन क्या हुआ उसकी किस्मत में? कुछ ही मिनट बीते थे कि मेरी तकदीर बदल गई। कि अभी तो कुछ ही मिनट बीता कि उसकी तकदीर यानी उसका भाग्य बदल गया। क्या हुआ? पुजारी ने मुझे भगवान के मस्तक से उठाया और एक भक्त को दे दिया। कि पुजारी ने उसको भगवान के सिर से उठाकर एक भक्त को दे दिया। कि हम मंदिर में जाते हैं तो पुजारी हमें फूलों के आंचके देते हैं और ये आंचके हम क्या करते हैं, अपने आँखों को और अपने सिर पर अडाड़कर और अपने छाती से लगाते हैं कि हमने माने भगवान को छू लिया खुद, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो पुजारी ने एक भगवान को दे दिया। मुझे पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और भक्त को भी उसे पाकर बहुत खुश हो गया। खुशी का ठिकाना नहीं रहना, अत्यंत प्रसन्न होना। उसने मुझे अपने सिर आँखों से लगा लिया। कि भक्त ने क्या किया, पहले तो पाकर उसे अपने सिर और आँखों से लगा लिया और घर पहुंचकर उसने मुझे अपनी अलमारी के ऊपर रख दिया। अलमारी यानी कि कपबोर्ड के उसके ऊपर उसने रख दिया। दूसरे दिन पड़ा में मुरझा गया। तो फूल का आयुष्य कितना होता है, 1 दिन 2 दिन, तो दूसरे दिन तो वह मुरझा गया। मेरा रूप रंग उतर गया। अब उसका जो रूप रंग था वह सब फीके पड़ गए, उतर गए। मेरी खुशबू भी जाती रही कि फूल बासी हो गया तो उसकी खुशबू भी चली गई। खुशबू यानी सुगंध। सफाई करते समय नौकर ने मुझे उठाकर कचरे की टोकरी में डाल दिया। कि नौकर आया और वह सफाई करने लगा और सफाई करते वक्त उसने मुझे देखा और कचरे की टोकरी में डाल दिया यानी कि डस्टबिन में डाल दिया। फिर वह मुझे उठाकर कूड़ेदान में फेंक आया और फिर क्या किया उसने, कूड़ेदान के डस्टबिन में फेंक कर आ गया। तब से मैं यहाँ पड़ा अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ कि अंत में उसकी क्या दशा है। तो फूल मुरझा गया, इसके पहले टोकरी में डाला, बाद में टोकरी उठाकर कूड़ेदान में डाल कर आया और कूड़ेदान में फूल की क्या हालत है, तो वह पड़ा अपनी किस्मत पर रो रहा है यानी अपने भाग्य को कोस रहा है। और अंत में वह क्या कहता है कि अब तो बस एक ही इच्छा है कि किसी फुलवारी में मेरा फिर से जन्म हो। कि अब फूल की क्या इच्छा है अंत में, तो अब एक ही इच्छा है कि अब किसी न किसी फुलवारी यानी उपवन बाग में उसका फिर से जन्म हो और इसका जन्म सार्थक हो। तो विद्यार्थी मित्रों, देखना यहाँ हमने फूल की आत्मकथा सीखी। विद्यार्थी मित्रों, अब हमारी इस महीने में एग्ज़ाम होने वाली है। तो एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के निबंध पूछे जा सकते हैं। पहले तो हमने ऋतु विषयक निबंध लिखा, वर्षा का आगमन, और ये हमारा दूसरा निबंध है फूल की आत्मकथा कि मैंने आपको आत्मकथा सिखाई। तो विद्यार्थी मित्रों, कोई न कोई त्यौहार के बारे में, ऋतु के बारे में
और हमारे पाठ के अनुसार हमें निबंध भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको यह नहीं मानना है कि मुझे एग्ज़ाम में फूल की आत्मकथा ही पूछेंगे या वर्षा का आगमन ही पूछा जाएगा। आपको सभी निबंध अपने आप तैयार करने हैं और ये निबंध मैं आपको PDF भेजूँगी। आपकी हिंदी की कॉपी बुक में आपको लिखना है।